हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, दैट इज सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी कि अभी के वर्ल्ड में सिक्योरिटी क्या होती है। अब मैं सिंपल सवाल पूछती हूँ आपसे, सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या है आपके लिए? सिक्योरिटी यानी कि फ्रीडम ऑफ फ्रॉम थ्रेट्स। यानी कि अगर मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, कुछ मतलब मुझे कुछ थ्रेट है, मुझे मेरे ऊपर कुछ हमला हो रहा है, फिर मेरे ऊपर कुछ समस्या आ रही है, तो मुझे उससे फ्रीडम हो, मतलब मेरे ऊपर कोई समस्या ना आए, वही मेरे लिए सिक्योरिटी है। तभी मैं सिक्योर लाइफ जीऊँगा। पर क्या यही डेफिनेशन मैं नेशन वाइड दे सकती हूँ? मतलब नेशन के ऊपर मैं नेशन के लिए डेफिनेशन दे सकती हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। नेशन के लिए क्या होगी डेफिनेशन? देखो, हर एक खतरा, सपोज आपके ऊपर हर एक, अब घर से बाहर निकल रहे हो, खतरा होता है, ऑब्वियसली खतरा होता है। कोई चुरा लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ कोई हो जाएगा, ठीक है, मेरे घर पर चोरी हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तब भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारे खतरे होते हैं। पर आप हर एक खतरे को आप बोलोगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है मेरे पास, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप तो ऐसा होगा कि थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ, हर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? बट तो सिक्योरिटी थ्रेट वो क्या होता है जब हमारी कोर वैल्यूज़, यानी कोर वैल्यूज़ नेशन के लिए अलग होती है और ह्यूमन बीइंग के लिए अलग होती है। अगर हमारी कोर वैल्यूज़ के ऊपर हार्म हो जाए तब क्या होती है, वो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। ऐसी हार्म मतलब ऐसा नुकसान जो हम क्या करें, वापस सही नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी एफर्ट लगा लो हम सही नहीं कर सकते, तब क्या होती है, सिक्योरिटी थ्रेट होती है। अब मैं नेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस हो जाएगी, सोवर्जिनिटी, ठीक है, और आप देखोगे इंटीग्रिटी। ये तीन क्या होती है, सिक्योरिटी थ्रेड्स की कोर वैल्यूज़ होती है। कोर वैल्यूज़ यानी ऐसी वैल्यूज़ जिसको आप है ना चेंज नहीं कर सकते, वही वैल्यूज़ आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखोगे आप कि जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स जो वापस कोर वैल्यूज़ को डैमेज करते हैं, जिसको वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो, ठीक है। अब देखो, सिक्योरिटी का कोई है ना ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यही वैल्यूज़ है, ऐसे ही हमला होगा तो ही हम सिक्योरिटी थ्रेट मानेंगे। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। 650 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि सेम सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक हो जाता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने ज़माने से चल रही है, ठीक है, पुराने ज़माने से चल रही है, ओल्ड टाइम से चल रही है, ओल्ड टाइम से पुराने ज़माने से चल रही है, यानी कि जो पहले जो थिंकिंग थी अभी भी वो सेम ही है। अब इसके अंदर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नल व्हाट डू यू मीन? एक्सटर्नल यानी दूसरों से, बाहर से, हमारे देश के अंदर कुछ नहीं है पर देश के बाहर से जो खतरा है उससे हमें सिक्योर होना है, उससे सिक्योरिटी चाहिए। और एक होता है इंटरनल, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो खतरा है उससे हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब हम सिंपल तो ट्रेडिशनल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नॉन ट्रेडिशनल पर शिफ्ट होंगे। ट्रेडिशनल क्या होता है कि जब हमें मिलिट्री अटैक्स मिलते हैं, मिलिट्री अटैक्स यानी आर्म अटैक मिलते हैं दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सोवर्जिनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी हमारी जो टेरिटरीज है वो एक साथ होना, वो डैमेज होती है, वो हमारी कोर वैल्यूज़ होती है, जिसके अंदर आप देखोगे सिर्फ सोल्जर्स की लाइफ डैमेज नहीं होती, उनकी लाइफ ही नहीं हो जाती, जो हमारे जो सिविलियंस हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। अब देखो, अगर किसी के खिलाफ वार हो, सपोज अगर कोई भी कंट्री है, कंट्री ए ले लेते हैं, उसने उसके खिलाफ वार हो रही है, तो वो क्या करेगा, सब फर्स्ट ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा कि वो सरेंडर कर देगा। अब सरेंडर वो कर सकता है मे बी जब वार हो, पर क्या वो अपनी पॉलिसी के अंदर ही लिखेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो अपनी पॉलिसी के अंदर नहीं लिखेगा ये। सेकेंड वो चीज़ क्या करेगा कि सपोज एक कंट्री बी है, वो वार कर रही है, अब कंट्री ए का लैंड एरिया ज़्यादा है,
आर्म ज़्यादा है, यानी कि उसके पास जो वेपन है वो ज़्यादा है, न्यूक्लियर वेपन भी है उसके पास, तो कंट्री ए पावरफुल है अगर कंट्री बी से, तो क्या कंट्री बी कभी सोचेगी कि मैं वार करूँ इस कंट्री पर? नहीं सोचेगी। तो वो एक ऐसी सिचुएशन बना देगा जिसके अंदर वार की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई बना देगा कि वार हो ही ना हम। थर्ड चीज़ क्या करेगा, अगर इसने भूल भला के में वापस वार कर भी दिया तो वो क्या करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा। डिफेंड कैसे करेगा? वापस अटैक करके। तो ये 3 चीज़ें वो कर सकता है। सबसे पहले सरेंडर करेगा, सेकंड इज डिटरेंस। डिटरेंस यानी कि प्रिवेंट करना वार को, कि वार हो ही ना, ऐसी कॉस्ट में कर दूँ, ऐसी सिचुएशन में बना दूँ। थर्ड चीज़ क्या करेगा, वो डिफेंस करेगा। डिफेंस करेगा ना, प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें वो करता है। अब कंपोनेंट्स क्या है कि हम उसको सिक्योर कैसे करेंगे, हमारे नेशन की सिक्योरिटी कैसे बना रखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेगा, वो डिटरेंस करेगा, एक ऐसी सिचुएशन बना देगा जिसके अंदर वार हो ही ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कंट्री ए के पास सब कुछ है, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, ठीक है, उसके पास वेपन्स भी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल भी एडवांस है, इकोनॉमिक पावर भी है, ठीक है, तो क्या करेगा, कंट्री भी उसके ऊपर हमला करने से पहले सोचेगा, ठीक है, कि वार की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, तो मैं हमला ही ना करूँ। सेकेंड चीज़ क्या करेगा, अगर उसने हमला कर दिया तो वो क्या करेगा, वापस फाइट बैक करेगा। थर्ड चीज़ क्या करेगा, वो बैलेंस ऑफ पावर बना कर रखेगा। अब कंट्री बी के पर्सपेक्टिव समझते हैं। कंट्री ए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बी क्या करेगा, अपनी भी पावर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, अपनी आर्म्स बढ़ाएगा, वेपन्स एक्वायर करेगा, न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो कि अभी प्रेजेंट में कंट्री ए और कंट्री बी, इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था, हिंदी चीन भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीन भाई भाई का था स्लोगन। पहले सोचा था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कंट्री यार, ये हमारे ऊपर हमला करेगी नहीं, पर क्या हुआ, वो इतनी फ्रेंडली कंट्री भी हमला करने लग गई ना, तो क्या हुआ, अभी जो नेबर्स हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो हमें एक सिचुएशन ऐसे बनाकर रखनी है, जो हमारे गवर्नमेंट है वो ऑलवेज ट्राइज कि हमारे क्या हो, बैलेंस ऑफ पावर हो हमारे फेवर में। अब इंडिया क्या करेगा, चाइना अगर हमला कर सकता है सपोज, तो इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपनी आर्म्स स्ट्रॉन्ग करेगा, इकोनॉमिकल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखेगी ताकि क्या हो, बैलेंस बना रखे अपने पावर में। अभी किसके खिलाफ करेगी, नेबर्स के खिलाफ, या जो पास में उसके राइवल्स हो चुके हैं, या फिर जो कंट्री जिसके साथ उसके डिफरेंसेस है उनके साथ क्या करेगी, ये बना कर रखेगी कि फेवरेबल हमारे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू देम। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल पावर, ये 3 मेन पावर पर वो फोकस करेगी, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ वो क्या कर सकती है, अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग क्या होती है कि सपोज बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये एक कंट्री है, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, पांचवी कंट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक साथ आएगी। अब ये बोलती है कि अगर एक भी कंट्री के ऊपर हमला हुआ तो हम सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। इसका एक एग्जांपल आप दो, नेटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रीटी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग उसके नेशन के ऊपर अगर और कोई हमला होता है, उसके अंदर जो भी पार्ट है उसके ऊपर और कोई हमला होता है, तो वो सारी कंट्रीज मिलकर दूसरी कंट्री पर हमला करेगी। अब इसके अंदर सपोज इस कंट्री पर किसी ने हमला किया, तो बाकी कंट्रीज क्या करेगी, उसको उसके खिलाफ हमला करेगी, ठीक है। अब ये कैसे करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि एक रिटन ट्रीटीज होती है, ट्रीटी होती है, जैसे ट्रीटी थी ना, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी होती है जिसके अंदर सबसे पहले क्लियरली बताया जाता है कि हाँ, मेरे ऊपर हमला करने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो इस कंट्री की है। और जो जो कंट्रीज़ है जिनके पास एक कॉमन थ्रेट है कि हाँ, एक ही कंट्री हमला कर सकती है हमारे ऊपर, तो वो उसके अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा ट्रीटीज़ बनाई जाती है। अलायंसेस, देखो अभी ऐसा टाइम था, यूएस ने एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इंडिया चाइना था, उस टाइम क्या था, इंडिया के यूएस के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, चाइना के साथ थे, ठीक है। तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना कर रखे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी हो गई, अलायंसेस चेंज हो गए, यूएस के साथ ज़्यादा हो गए, चाइना के साथ कम हो गए। ऐसे क्या होता है, नेशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाती है, अलायंसेस चेंज हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि यूएस ने सबसे पहले इस्लामिक मिलिटेंट को यूएसएसआर के अंदर सपोर्ट किया था, उसके अगेंस्ट। फिर क्या हुआ, अगर 9/11 का अटैक हुआ, ठीक है, 9/11 का अटैक हुआ था 2001 के अंदर, जिसके अंदर जो इस मिलिटेंट ग्रुप था अल-क्वेदा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा वो लीडर था उसका, उसके एकदम अपोज हो गया यूएस, उसको एकदम अपोज कर दिया यूएस ने, ठीक है।
तो क्या हुआ, पहले तो सपोर्ट करे तो फिर अपोज कर दिया, तो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। और आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करोगे ना, इतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रूटल सिस्टम। ब्रूटल सिस्टम क्यों है, अब देखो अगर यहाँ पे हमारे नेशन के अंदर कोई क्राइम होता है, आप जाकर जुडिशरी को रिपोर्ट करोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सॉल्व करेगी, बट क्या इंटरनेशनली ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा। आपको ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई यूएन तो है ना, यूएन क्या क्यों नहीं कर रहा, यूएन भाई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यूएन क्या है, एक मेंबर से ही बना है। जब तक मेंबर्स उसका कहना मान रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक नहीं मान रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ऐसी बॉडी है जो मेंबर्स के द्वारा ही बनी गई है। तो हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी अपने जिम्मे रखनी होगी, ठीक है, हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी अपने ऊपर ही लेनी होगी, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ एक्सटर्नली ही हो कंट्री के ऊपर हमला, इंटरनली भी हो सकता है। अब इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 से पहले भी उस टाइम क्या था, सब इंटरनली सिक्योर थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद में भी क्या होता है, जो पावरफुल कंट्रीज थी यूएस और यूएसएसआर, दोनों ही इंटरनल पीस एक्सेप्ट कर रहे थे कि कोई इंटरनल मैटर था ही नहीं, कोई इंटरनल थ्रेट थी ही नहीं। उनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर। क्यों था, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर यूएस के अगेंस्ट था और यूएसए यूएसएसआर के अगेंस्ट था। एक्सटर्नल थ्रेट्स, हमला जो मिलिट्री वार है वो ज़्यादा हो सकता था, इंटरनली कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। कोल्ड वार के टाइम में देखोगे जो मैक्सिमम यूएस की वेस्टर्न अलायंस है उसके अपोज में क्या है, कम्युनिस्ट अलायंस है, ठीक है, जो मिलिट्री अटैक्स एक दूसरे से उनसे डर रहे थे। अब उस टाइम पर यूरोप के अंदर क्या था, कॉलोनीज बनाई गई थी। यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के अंदर कॉलोनीज बनाई थी। अब अफ्रीका और एशिया के अंदर क्या चाहते थे लोग, इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो कॉलोनियल रूलर्स को ये फियर था कि वो वायलेंस हो सकती है कॉलोनीज के अंदर। अब जैसे जैसे न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो बनी, तो उन्होंने उनका जो फियर क्या था कि ऐसा ना हो कि कॉलोनियल जो पावर है वो हमारे खिलाफ ही वार लॉन्च कर दे वापस। तो इंपीरियल पावर का जो था उन्हें फियर था। सेकेंड फियर क्या था, जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी वो क्या कर रही थी, या तो यूएसए को ज्वाइन कर रही थी या यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही थी, दो को ज्वाइन कर रही थी, ठीक है। अब अगर वो यूएसए को ज्वाइन कर लेती है तो अगर हॉट वार हो जाता है, मतलब कोल्ड वार अगर सही में वार बन जाता है, तो क्या होगा, उसको यूएसए की तरफ से फाइट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका वो वार के अंदर इंगेज हो जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या थी, अगर वो यूएसए को ज्वाइन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए है जो यूएसए को ज्वाइन कर रही है एंड कंट्री बी है जो यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही है। अब ये दोनों क्या है, आपस में नीबर है। तो क्या होगा, अगर वार हो गया तो ये दोनों का भी वार होगा, इन दोनों का भी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके नेबर से भी इन्हें खतरा मिल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से 1/3 जो वार है जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 हुए थे वो इन्हीं कोल्ड वार की ही वजह से हुए थे, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हुए थे। और उसके बाद में क्या चीज़ है, जो एशिया और अफ्रीका है उसके अंदर काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं। क्योंकि हम एशिया के पार्ट है तो हम एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या था, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान को ले लो, इंडिया पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे ही हमें क्या मिल रहा है, थ्रेट मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो। सेकेंड चीज़ क्या है, जो हमारी कंट्री जब नई नई बन रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट आ रहा है। यानी कि जो लोग है ना अपनी, जैसे आप बोलोगे 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उसके अंदर भी अलग अलग लोग अपनी अपनी कंट्रीज बनाना चाहते थे। तो इतना सेपरेटिस्ट यानी कि एक अलग अलग कंट्रीज बनाने का मूवमेंट चल रहा था। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनली भी चैलेंज आ रहा था जिसको भी हमने कंपैक्ट करना था। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट आ रहा था, ठीक है, और भी बहुत सारे मूवमेंट्स आ रहे थे। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो कंट्रीज है वो टेरिटरीज, जो बॉर्डर्स है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉपुलेशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कई बार बहुत सारी जगहों पर अलग अलग फैक्टर्स पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और कई बार होता है जैसे हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब इंटरनली भी अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे खालिस्तानी वाला मूवमेंट था, तो क्या होगा, पाकिस्तान अगर खालिस्तानी को साथ में सपोर्ट करे तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो कंबाइन हो रही है और इंडिया को हार्म करेगी। तो ये कंबाइन भी कई बार मर्ज भी हो जाती है, ठीक है, और सिविल वार भी कई बार हो जाता है। देखो आप एग्जांपल ले सकते हो टेररिज्म में, ठीक है, टेररिज्म एक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी सारा चल रहा है। पाकिस्तान अगर उसको है ना सप्लाई कर रहा है सब कुछ, तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इंडिया को ज़्यादा हार्म कर रहा है। और सिविल वार भी कई बार हो जाता है। जो 95% जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल वार्स की वजह से होता है। 1946 से 1991 तक
जितने जो सिविल वार है उसके अंदर 12 फोल्ड राइज, यानी 12 टाइम्स ज़्यादा राइज हुआ है। लार्जेस्ट है, 200 साल में सबसे ज़्यादा यहीं पे इसी टाइम पर हुआ है। अब बात ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और उसका कॉपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो हमने समझ लिया, अब उसको कॉपरेट कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज को साथ में कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो वार, क्योंकि हम मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वार के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अब कुछ वार के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब वार हम कंट्री क्यों लड़ेगी, अभी के टाइम पर कंट्री वार क्यों लड़ेगी, क्योंकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ेगी। अगर कोई दूसरी कंट्री वार लॉन्च कर देती है तो वो क्या करेगी, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर वार करेगी। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर कोई दूसरी कंट्री के अंदर मास किलिंग हो रही है तो वो क्या करेगी, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वार करेगी। अब वार के अंदर भी क्या होगा, जो जिनके पास हथियार नहीं है उन्हें, हमें उनके साथ लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, जिनके पास है ना सरेंडर कर दिया जिन सोल्जर्स ने, उनके साथ भी लड़ाई नहीं होगी। और थर्ड चीज़ क्या है, हम ज़्यादा वायलेंस को यूज़ नहीं करेंगे, एकदम एक्सट्रीम लेवल वायलेंस यूज़ नहीं करेंगे। और फोर्स का कब यूज़ करेंगे, जब बाकी सारे ऑल्टरनेटिव फेल हो गए हो। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉपरेशन के लिए हम इंश्योर कर सकते हैं, जैसे कि हम डिसआर्मेंट कर सकते हैं। अब डिसआर्मेंट क्या होता है यार, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन वेपन्स को हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ठीक है, 1972 के अंदर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स को त्याग दिया था, यानी छोड़ दिया था, बैन कर दिया गया था। और 1997 के अंदर केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसके अंदर केमिकल वेपन्स को छोड़ दिया था। 155 कंट्रीज ने BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया है और 193 कंट्रीज ने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सक्सेस है। और भी इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ आई है कि हम आर्म कंट्रोल भी करेंगे। आर्म कंट्रोल यानी कि कुछ सर्टेन वेपन्स को आप एक्वायर नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, जिसके अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आई है 1972 के अंदर, जिसने US और USSR दोनों ही मेन पावर थी उस टाइम, उनको बोला है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल एक्वायर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हो। फिर सॉल्ट सेटिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी एंड स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी दोनों आई है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी 1968 के अंदर जो आई है, जिसके अंदर आप बोला है कि 1967 के अंदर जिस भी कंट्री से उसने पहले 1967 से जो भी कंट्रीज ने उससे पहले जो न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं तो ठीक है आप रखो, पर अगर उसके बाद आप बना रहे हो तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम इसको आप ये नहीं बोल रहे कि सारे कंट्रीज को बैन करो, इसके अंदर लिमिट कर रहे हैं, अक्वायर करना स्टॉप नहीं कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया है। थर्ड चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होती है कि मैं अपने थोड़े बहुत प्लान्स अपने जो नेबर है या फिर जो मेरे जो अपोजिशन में है, ठीक है, मेरा राइवल है, जो मेरे एनिमी है, उसको थोड़े बहुत प्लान्स बता दूँ, ताकि ऐसा कभी ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वार हो जाए, एक्सीडेंटल वार ना हो, जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत मिलिट्री इंटेंशन, थोड़ी बहुत मिलिट्री लोकेशन बता दो। ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें बता दो। अब यहाँ पे आप देखो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, फोर्स वॉज द मेन थ्रेट टू सिक्योरिटी, और फोर्स ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सिक्योरिटी बनाई रखी जा सकती है। अब नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ नेशन के ऊपर बात नहीं होगी। ट्रेडिशनल के अंदर क्या था, सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर स्टेट प्लस क्या होगा, इंडिविजुअल को हम ध्यान देंगे। ट्रेडिशनल के अंदर सिर्फ स्टेट का था, उसकी बाउंड्रीज और उसके इंस्टीट्यूशन। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर इंडिविजुअल्स, उनकी कम्युनिटीज़ और ह्यूमन के बारे में हम मेन करेंगे। इसकी वजह से एक आता है ह्यूमन सिक्योरिटी, एक होता है ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देते हैं, स्टेट के ऊपर नहीं देते ज़्यादा। पहले क्या था, स्टेट सिक्योरिटी यानी कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मैक्सिमम लोगों है ना, जब 100 ईयर्स के अंदर ज़्यादातर लोगों को अपनी गवर्नमेंट ने ज़्यादा मारा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉरेन पावर। तो हमें क्या करना है, जो लोग हैं, जो ह्यूमन काइंड है, उन्हें वायलेंट और नॉन वायलेंट थ्रेट से प्रोटेक्ट करना है। अब इसके अंदर ध्यान रखो, दो व्यूज़ आते हैं, एक होता है नैरो और एक होता है ब्रॉड। नैरो व्यू क्या होता है कि सिर्फ हम वायलेंट मेजर्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, सिर्फ वायलेंट मेजर्स पर, यानी कि जो वायलेंस को यूज़ करेंगे। जो UN की सेक्रेटरी थी कोफी अनन, उन्होंने क्या बोला कि जब हम लोगों को इंटरनल वायलेंस के प्रोटेक्ट करते हैं तो वो ह्यूमन
सिक्योरिटी बताता है। फिर ब्रॉड कंसेप्ट क्या है कि हम वायलेंस के साथ साथ हंगर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर को भी देखेंगे, ठीक है। और आप देखो कि मैक्सिमम लोगों को है ना, जितने ज़्यादा वार ने मारा है ना, जितना ज़्यादा वायलेंस ने मारा है ना, उससे ज़्यादा तो जो जेनोसाइड है, जो टेररिज्म है, इन सब से मिलकर बोलो ना, उससे ज़्यादा कहाँ पे हंगर में मरे हैं वो लोग, डिजीजेस की वजह से मरे हैं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से बने हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रॉड कंसेप्ट है उसके अंदर हमें सिक्योरिटी इकोनॉमिकल भी चाहिए, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, मैं जो चाहूँ मैं वो ले सकती हूँ, और थ्रेट्स टू डिग्निटी को भी हम अप्रोच करते हैं, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, मुझे फियर भी नहीं होना चाहिए बाहर जाने के लिए भी, या फिर किसी चीज़ के अंदर मुझे फियर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की। तो ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होती है, ये 1990s के अंदर आई थी, जिसके नाम ग्लोबल थ्रेट्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब ये ग्लोबल क्यों आया है, क्योंकि ये पूरे ग्लोब को चाहिए, ग्लोब को अफेक्ट भी करती है ग्लोब को। और क्या होती है, ग्लोब की अगर आप पूरी दुनिया को अफेक्ट करिए तो पूरी दुनिया को एक साथ मिलना होगा ताकि इसको सॉल्व कर सके इन इश्यूज़ को। अब देखोगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। अभी 1.5 to 2 मीटर भी राइज होता है ना, तो जो कोस्टल एरियाज है या फिर जो कोस्टल कंट्रीज है उसके अंदर फ्लड आ सकते हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको डेंजर है, जैसे बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड। अब यहाँ पे कॉपरेशन तो क्या चाहिए, हमें पूरा इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, यानी ग्लोब को इफेक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो न्यूज़ सोर्सेज क्या है थ्रेट्स के, सबसे पहला आ जाता है टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है। पॉलिटिकल, ध्यान रखना, पॉलिटिकल यानी कि उस गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ है, उस कंट्री की पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाना है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको चेंज लाना है बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि हम फोर्स को यूज़ करेंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए ताकि क्या हो, जो पॉलिसीज है वो चेंज हो जाए। 9/11 अटैक, ठीक है, 26/11 अटैक, इसकी वजह से क्या हुआ है, टेररिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल वायलेंस को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। सिविलियंस यानी कि जिनके पास कोई हमला, जिनके पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं है, सिविलियंस को टारगेट करेंगे ये। अब जब ये दूसरी कंट्री के अंदर भी जाते हैं, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज, 1 और 2 कंट्रीज और मे बी 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व करें, तो क्या हो जाता है, वो इंटरनेशनल टेररिज्म का पार्ट बन जाती है, ठीक है। मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। सेकेंड हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स का, अगर उनका वायलेशन होता है वो भी एक थ्रेट है। इसके अंदर आप देखोगे 3 राइट्स के बारे में बात होती है। पॉलिटिकल राइट्स यानी कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है। सेकेंड इज इकोनॉमिकल राइट्स और सोशल राइट्स। थर्ड वन इज जो पहले कॉलोनाइज्ड लोग थे उनके राइट्स, ठीक है, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है, जो इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ है, उनके राइट्स। अब ये तो सब मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कौन से ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल यानी कि हर जगह माने जाने चाहिए, और अगर वो नहीं मान रहे, अगर उनको वायलेट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या एक्शन ले सकती है। जैसे आप बहुत सारे देखोगे, इराक ने कुवैत का इन्वेशन किया था, ठीक है, रवांडा जेनोसाइड हुआ था, और इस टाइमर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा किलिंग भी हुई थी। तो उसके अंदर यूएन को इंटरवेन करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए, 2 व्यूज़ आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला बोलते हैं कि हाँ यूएन अलाउ है कि इंटरफेयर करो, अगर यूएन चार्टर के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड बोलता है कि जो पावरफुल नेशंस है वो अपना ही चलाएंगे, वो यूएन के एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दो अलग अलग व्यूज़ है इसके। देन वी हैव हमारे जो ग्लोबल पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा एक ऐसा क्राइसिस है, एक ऐसी चीज़ है उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो है लाइफ उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आप देखोगे 760 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो 1000 करोड़ बन जाएगी आफ्टर द मिड 21st सेंचुरी। और ये मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, 6 ऑफ द कंट्रीज जिनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जीडीपी पर कैपिटा यानी कि हर एक इंसान के पास कितने पैसे आएंगे वो भी
कम होगा, वो भी ऑलरेडी कम होगा। और जो रिच कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही जाती है और इसकी वजह से वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा ऑलवेज इंक्रीजेस, वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा हाई है। तो रिच तो क्या हो रहा है, रिचर होता जा रहा है, और जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन तो हाई है और पैसे कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिच अमीर अमीर और ज़्यादा, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और क्योंकि आप देखोगे जो भी रिच कंट्रीज है वो नॉर्थ के अंदर आती है, आपके वर्ल्ड में आप देखोगे ना नॉर्थ के अंदर आती है, और जो भी पुअर कंट्रीज है वो साउथ के अंदर आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड भी हो रहा है। अब ज़्यादातर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ना वो भी कहाँ पे होता है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा जीडीपी नहीं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, जैसे सब सहारा अफ्रीका, जहाँ पे पुअरेस्ट रीजन भी है और सबसे ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी है। और क्योंकि नॉर्थ और साउथ के अंदर इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन आ रहा है, इसकी वजह से माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। माइग्रेशन यानी कि जब हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए विलिंगली माइग्रेट करते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ अगर मैं माइग्रेट करूँ, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब जो रिफ्यूजन क्या होता है, जब रिफ्यूजीज आते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं और रिफ्यूजीज वो अलग होते हैं। माइग्रेंट्स जो अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को छोड़ते हैं, और रिफ्यूजीज क्या होता है, जो जिन्हें छोड़ना पड़ता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्या बोलते हैं कि रिफ्यूजीज को तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, रिफ्यूजीज तो हर जगह अगर उन्हें छोड़ना पड़ रहा है तो कहाँ जाएंगे बेचारे, उन्हें तो आप एक्सेप्ट करो, पर जो माइग्रेंट्स है उन्हें एक्सेप्ट करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे जो वर्ल्ड मैप है ना उसके अंदर रिफ्यूज मैप निकालोगे ना, तो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, रिफ्यूज किया जा रहा है, वहीं पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट क्या, उन्हें रिफ्यूज बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं, जिसके अंदर वो आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है उन्हें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो वो रिफ्यूजी होंगे, नहीं, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर भी आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है तो भी आप रिफ्यूजी ही होंगे। जैसे कश्मीरी पंडित ने 1990s में माइग्रेट किया था तो वो भी क्या थे, रिफ्यूजी ही थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल थे, ठीक है। अब 60 रिफ्यूजी फ्लोज है वर्ल्ड मैप के अंदर, और 57 किसकी वजह से हुआ है, इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। जो 70 स्टेट्स है उन्होंने 93 वार्स लड़ी है, 5.5 मिलियन डेथ, यानी इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं हेल्थ एपिडेमिक्स। देखो हेल्थ भी है ना, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे, जैसे HIV एड्स होगी, बर्ड फ्लू हो गया, सेरेक हो गया, कोरोना हो गया, जो हेपेटाइटिस C हो गया, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशंस क्या होते हैं, वो तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लगा देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ठीक हो जाते हैं। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कैसे लाए भाई इतना एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। जो पुअर नेशन है वो तो पहले वाली बीमारियां जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उससे तो सफ़र कर ही रहे हैं, अभी जो नई बीमारी आ रही हो उससे भी सफ़र कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि हाँ सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर अफेक्ट करेंगी, तो आपकी थिंकिंग गलत है। इससे ये ह्यूमंस के ऊपर नहीं, एनिमल्स की वजह से भी इफेक्ट होती है। एनिमल्स जैसे बर्ड फ्लू हो गया, मैड काउ डिजीज़ हो गया, इसकी वजह से इकोनॉमिकल लॉस आ जाता है। जो बर्ड फ्लू है उसकी वजह से क्या होता है ना, पोल्ट्री क्या होती है कि जब हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, एग हो गया, मीट हो गया, जो मिल्क हो गया, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट आई है, ठीक है। अब इसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेट हम किसे बोलेंगे, अलग अलग देश के लिए अलग होगा, ठीक है। जितना सिक्योरिटी थ्रेट हो ना, अगर हम सबको इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, एकदम अजीब सा लगेगा, सब कुछ है यार, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर थोड़ा बहुत भी सी लेवल राइज हो रहा है तो मालदीव्स के लिए वो थ्रेट है, जबकि आप देखोगे रशिया के अंदर वो नहीं है थ्रेट, ठीक है। अगर एड्स की वजह से है ना, जो सदर्न अफ्रीका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, 1 in 6 एडल्ट, और बोत्सवाना 1 in 3 एडल्ट, यानी 3 इंसान में से एक को HIV एड्स है, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, वो सिक्योरिटी थ्रेट होगा। रवांडा के अंदर 1994 के अंदर एक जो ट्राइब थी, एक हुतू ट्राइब, ठीक है, उसने जो वहाँ पे तुलसी ट्राइब थी उसको मारना शुरू कर दिया, तो वो उस कंट्री के लिए क्या है, थ्रेट है, उस कंट्री के लिए क्या है, सिक्योरिटी इशू है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लो कि सिक्योरिटी थ्रेट अलग अलग देश के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको कोऑपरेटिवली सॉल्व कैसे करें। अब देखो मिलिट्री तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या बात करें, नॉन ट्रेडिशनल की बात करें। ट्रेडिशनल होता तो हम मिलिट्री यूज़ कर लेते हैं, नॉन ट्रेडिशनल के अंदर मिलिट्री ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी, वो सिर्फ आप टेररिज्म को यूज़ करो, टेररिज्म के अंदर, या फिर ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए यूज़ करो, वो भी थोड़ा लिमिट में। यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। मिलिट्री तो ज़्यादा ख़राब कर देगी सिचुएशन को, कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसकी वजह से बायलैटरल कोऑपरेशन यानी 2 कंट्रीज मिलकर साइन कर रही है कोई ट्रीटी, या 2 कंट्रीज मिलकर आ रही है कोऑपरेट कर रही है, या फिर रीजनल
कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर है थ्रेट का और क्या नेशंस आ रहे हैं आपस में कॉपरेट करने के लिए या नहीं। ठीक है, अब देखो जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, UN, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, NGOs भी बहुत सारे हैं, जो रेड क्रॉस है, जो USA का हाईएस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूट है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, अमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्राइवेट फाउंडेशन भी बहुत सारी है, ट्रेड यूनियंस भी बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, बिजनेसमैन भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी है जिसको आप ले सकते हो ताकि वो कोऑपरेट करें, जिनको आप बोल सकते हो कि कोऑपरेशन के लिए आप हेल्प करो। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स को कब यूज़ करेंगे, जब वो लास्ट रिजॉर्ट बचाओ, मतलब उसके अलावा और कुछ सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, तब हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले हाँ कि हाँ आप सब कर सकते हो, जैसे UN के अंदर होता है कि हम इंटरनेशनली आप बोल रहे हो कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तब क्या हो, वो फोर्स यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ हो सकता है, जब लोग, जो गवर्नमेंट है वही लोगों को मार रही है, या फिर पॉपुलेशन जो हंगर है, जो डिजीजेज है उसकी वजह से सफ़र कर रही है, या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, या फिर उन कंट्रीज़ के खिलाफ जो इंटरनेशनल टेररिज्म को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अभी देखो कि टेररिज्म आ रहा है, पॉवर्टी आ रही है, एपिडेमिक्स आ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो उसके अंदर ये क्या होता है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, तो इंटरनेशनल सॉल्यूशंस भी चाहिए। कोऑपरेशन जो ग्लोबली हो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो इंडिया के पास ट्रेडिशनल जो है सिक्योरिटी उसके भी थ्रेट्स आए हैं और इंटरनेशनली भी थ्रेट्स आए हैं, मतलब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स आए हैं। अब इसके अंदर इंडिया ने 4 मेन मेथड्स लिए। सबसे पहले तो उसको अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज़ बढ़ानी है, वो इंक्रीज़ करनी है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वार लड़ा है, चाइना के साथ भी वार लड़ा है और साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ भी हैं। तो इंडिया ने भी अपना टेस्ट लिया है। न्यूक्लियर टेस्ट फर्स्ट जो था 1974 के अंदर लिया गया था और 1998 के अंदर हमारे पोखरण के अंदर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री जो कैपेसिटीज़ है उसको इंक्रीज़ किया है। सेकेंड चीज़ क्या है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया है। तो इंडिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी प्रमोट करती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एशिया की सॉलिडरिटी, ठीक है, और मतलब पूरे एशिया को साथ में आना चाहिए। और फर्स्ट थिंग, सेकंड चीज़ क्या है कि डीकोलोनाइजेशन, जैसे उस टाइम इंडोनेशिया डच के कंट्रोल में था तो उसको डीकोलोनाइजेशन में भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और डिसआर्ममेंट यानी कि जो वेपन्स है उसको छोटे छोटे जो कुछ वेपन्स है उसको छोड़ देना, उसके अंदर भी सपोर्ट किया है। और UN को भी एज अ पीस प्लेटफॉर्म फॉर पीस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भी सपोर्ट करता है। पर इंडिया क्या चाहता है कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम आ जाए, यानी कि क्या हो कि आप एक ऐसी ट्रीटी ला दो जिसके अंदर क्या हो, डिस्क्रिमिनेट मत करो कि हाँ जिसने इस साल पहले बना दिया फिर अपने फेवर में करो, ऐसे मत करो, सबको इक्वल बना दो। सेकेंड चीज़ क्या है, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, यानी कि एक इक्विटेबल यानी सबको इक्वल बनाकर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर बना दो। ठीक है, और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, उस टाइम क्या थे, कोल्ड वार के अंदर एक तो USA का था, एक USSR का था। अब इंडिया बोलता है कि मैं ना USSR फॉलो करूंगा ना ही USSR का फॉलो करूंगा, मैं अपना खुद का चलाऊंगा, यानी नॉन अलाइनमेंट, यानी किसी के साथ अलाइन नहीं करूंगा। फिर इंडिया ने 160 कंट्रीज़ को ज्वाइन भी किया था 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। और इंडिया है ना UN के बजट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड चीज़ क्या की थी, उसने इंटरनली भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए इंडिया के अंदर, तो उसको भी मैनेज किया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बनाकर। कैसे, अब देखो इंटरनली भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। अब अगर उनके व्यूज़ के खिलाफ कुछ हो रहा है, फिर उनके साथ में कुछ सही नहीं हो रहा, डेमोक्रेसी उनके जो है ना सपोज कोई लीडर्स है वो उनके साथ में सही नहीं कर रहे, तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस आर्टिकुलेशन, एक लीगली आप कर सकते हो कि आप है ना अपने पिटिशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी के अंदर। उसके ऊपर आपका लुकआउट होगा, फिर आपको देखेंगे जुडिशरी उसके ऊपर ध्यान देगी। तो ये किसकी वजह से होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से ही आप कर सकते हो और इसको स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है ताकि पावर शेयर हो सके। थर्ड चीज़ क्या है कि हम हमारी नेशनल यूनिटी को एट मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो हमने नेशन यूनिटी को साथ में बनाकर भी रखा है। अब इसके बारे में हम कौन सी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम इंडिया वाली बुक में पढ़ेंगे जो हमारी बुक 2 है, उसके नाम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
अब फोर्थ चीज़ क्या है कि हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। हमें पॉवर्टी को हटाना है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को भी हटाना है, ठीक है। जो हमारी वास्ट पॉपुलेशन जो पॉवर्टी के अंदर थी उसको हमने हटाना है। और अभी आप देखोगे पूरी तरह तो सक्सेस नहीं हुई है, बट पार्शियली सक्सेस हुई है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेमोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। कैसे रोल है कि हम पुअर जो नेशंस है, पुअर जो सिटीजन्स है, उनकी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो ऐसे तो है नहीं कि रिच रिजेंसी जो रिच लोग हैं वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, जो वो इलेक्ट कर रहे हैं वही काम जो गवर्नमेंट है वो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्हें गवर्नमेंट ने वही काम नहीं किया तो क्या होगा, वो वापस इलेक्टेड नहीं होगी, वापस उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ प्लस जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको कंबाइन करती है। तो डेमोक्रेटिक हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल आइडियल भी है और क्या कर सकती है, जो ग्रेटर सिक्योरिटी है लोगों को वो भी देती है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।